हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है और ये जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है इस पर कई साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनके द्वारा हमें समझाने की कोशिश करी। तो आज के लेक्चर में हम साइंटिस्ट द्वारा करे गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी उसमें आपने देखा होगा कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है और एक फर्टिलाइज्ड एग से एक कंप्लीट एनिमल बनता है। तो जब एक फर्टिलाइज्ड एग से हमने देखा ब्लास्टुला स्टेज आती है जहां पर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं और फिर उस ब्लास्टोमियर्स के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है। तो अब ये जो सेल्स बनती हैं, तो शुरू में जब ब्लास्टोमियर सेल्स बनी थी तब हमने देखा था कि ये सारी सेल्स स्ट्रक्चरली सेम होती हैं। नंबर ऑफ सेल्स माइटोटिक डिवीजन से बनती हैं और उनको हम ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं। तो अब जब ये सेम सेल्स बनी थी जिनका स्ट्रक्चर सेम था, तो बाद में ऐसा क्या कारण होता है कि उस एनिमल की बॉडी में हमें नर्व सेल्स भी दिखाई देती हैं, बोन सेल्स भी दिखाई देती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की सेल्स दिखाई देती हैं, मीजेनकाइम्स दिखाई देती हैं। तो ये इतनी सारी जो अलग अलग हमें सेल्स दिखाई देती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो वो सेल्स कैसे डिफरेंशिएट हो जाती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है कि कौन सी सेल किस सेल में डिफरेंशिएट होगी, यानी कि कौन सी सेल मसल सेल बनाएगी, कौन सी सेल ब्लड सेल बनाएगी, कौन सी सेल नर्व सेल बनाएगी, कौन सी सेल बोन्स की सेल्स बनाएगी। तो ये क्या अपने आप ही डिसाइड कर लेती है या उनको कोई ऐसा एम्ब्रियो में कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि वो उनको कंट्रोल करता है कि कौन सी सेल कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी। तो इस तरह से जो ये डिफरेंट सेल्स होती हैं, सॉरी, जो ये डिफरेंट सेल्स होती हैं या ये डिफरेंट सेल्स बनती हैं, इनको किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इसको कंट्रोल करने के लिए एम्ब्रियो की जो कुछ सेल्स होती हैं वो दूसरी सेल्स को प्रभावित करती हैं या नियंत्रित करती हैं। तो उस प्रोसेस को हम एक तरह से या उस प्रभाव को हम एक तरह से इंडक्शन कह सकते हैं कि ये इंडक्शन कहलाता है। तो ये इंडक्शन क्या होता है और कैसे कंट्रोल होता है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ, embryonic induction describes the embryonic process in which one group of cells, the inducing tissue, directs the development of another group of cells, the responding tissue. Induction directs the development of various tissues and organs in most animal embryos, for example the eye lens and the heart. यानी कि एम्ब्रियो में कुछ एक ग्रुप होता है सेल्स का जिसे हम एक तरह से इंड्यूसिंग टिश्यू कह सकते हैं। वो दूसरे सेल के ग्रुप को इंड्यूस करता है, रिस्पॉन्स देता है कि उसको कौन सा टिश्यू बनाना है, कौन सा ऑर्गन बनाना है। तो उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को इंडक्शन कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है कि आई लेंस बनना या जो हार्ट बनता है वो इस इंडक्शन के प्रोसेस से बनता है। Other parts of an embryo can similarly induce the formation of other structures. The influence of one structure in the formation of another structure is called embryonic induction. एम्ब्रियो का कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट को दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, तो उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इंड्यूस करता है दूसरे पार्ट को बनने के लिए, दूसरे ऑर्गन को बनने के लिए, वो टिश्यू जो इंड्यूस कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं। मैनगोल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1927 में इंडक्शन के प्रोसेस को समझाने के लिए एक एम्फीबियंस पर ये एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ये देखा गया कि जो डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल होती है जो कि मिड लॉन्गिट्यूडनल रीजन में पाई जाती है, ये एक न्यूरल प्लेट में डिफरेंशिएटेड हो जाती है। जो डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं वो न्यूरल प्लेट बनाती हैं
इसमें डिफरेंशिएट हो जाती हैं, लेकिन इसमें ये तभी डिफरेंशिएट होती हैं जबकि वहां पर उस एक्टोडर्मल सेल्स के नीचे कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स इस एक्टोडर्मल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं, तो ये न्यूरल प्लेट बनाती हैं। और ये जो कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स होती हैं, ये इन्वेजिनेशन के दौरान बनती हैं डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप रीजन में। ये जो कॉर्डा मेसोडर्मल होती है, कॉर्डा मेसोडर्म जो होता है, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप के यहाँ बनती है जब इन्वेजिनेशन हो रहा होता है। तो मैनगोल्ड ने क्या किया, एक छोटा सा पीस ले लिया डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप का अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में। जब गैस्ट्रुला की अर्ली स्टेज थी, तब इस डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप का एक छोटा सा पार्ट ले लिया और एक होस्ट जहां पर गैस्ट्रुला की स्टेज चल रही थी, उस जगह पर इसको ग्राफ्टिंग कर ली। यानी कि जो ये हमने मतलब जो मैनगोल्ड नामक साइंटिस्ट ने जो ये ब्लास्टोपोरल लिप का एक पीस ले लिया अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में, वो इस जगह दूसरे एनिमल की जहां पर की गैस्ट्रुला की स्टेज चल रही थी, वहां पर इसकी ग्राफ्टिंग कर ली। तो अब उसका रिजल्ट देखा कि अब वहां पर क्या होगा। तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि उन्होंने क्या रिजल्ट देखा। The graft cells grew in number and spread inside the host gastrula to form an additional chorda mesoderm in this place. This chorda mesoderm subsequently induced the ectoderm of the host gastrula to form an additional neural tube. यानी कि जो ग्राफ्ट सेल्स थी वो स्प्रेड होती चली गई उस होस्ट गैस्ट्रुला वाली जगह पर, और उन्होंने एडिशनल कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स बनाई उस जगह पर। और अब ये जो कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स थी, इन्होंने इंड्यूस किया एक्टोडर्म सेल्स को, यानी कि जिस होस्ट गैस्ट्रुला पर ग्राफ्टेड करा था, वहां पर ये जो सेल्स थी, उन्होंने उस जगह पर पाए जाने वाली जो एक्टोडर्म लेयर थी, उस एक्टोडर्म लेयर को इन कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स ने इंड्यूस किया, और फिर उस एक्टोडर्म ने एक नया न्यूरल ट्यूब बनाया। यानी कि जो ब्लास्टोपोरल लिप था, उससे ये कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स बन गई। फिर इन कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स ने उस जगह पर पाए जाने वाली एक्टोडर्म को इंड्यूस किया, और उस एक्टोडर्म ने एक एडिशनल न्यूरल ट्यूब बनाया। The graft cells themselves formed an additional notochord. As the host gastrula developed further, it grew into a double embryo joined together. One of the embryos was the regular one, while the second was the induced one. The latter did not develop into a completed head. यानी कि यहाँ पर ग्राफ्टेड सेल्स ने एक एडिशनल नोटोकॉर्ड बनाया, और ये जो होस्ट गैस्ट्रुला था ये डेवलप होता चला गया, और यहाँ पर दो एम्ब्रियो डेवलप हुए, जिसमें से जो खुद होस्ट गैस्ट्रुला था वो रेगुलर फॉर्म में डेवलप हो गया, और जो दूसरा था जो कि इंड्यूस्ड एम्ब्रियो था, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ। The later did not develop a complete head. यानी कि जो इंड्यूस्ड वाला था उससे एक कंप्लीट हेड डेवलप नहीं हुआ था। In fact, the entire development of an organism is due to a series of induction. The structure which induces the formation of another structure is called the inductor or organizer. The chemical substance that is emitted by an inductor is called an evocator. The tissue on which an evocator or inductor acts is called the responsive tissue. यानी कि एक जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है उसमें एक सीरीज होती है इंडक्शंस की, यानी कि खूब सारे इंडक्शंस होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इंड्यूस करता है दूसरे स्ट्रक्चर को बनने के लिए, वो स्ट्रक्चर कहलाता है इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर। और फिर ये जो इंडक्टर जो केमिकल सब्सटेंस इमिटेट करता है, वो केमिकल सब्सटेंस कहलाता है इवोकेटर। और
ऐसा टिश्यू जिस पर ये इवोकेटर अपना इंडक्शन दिखाता है, यानी कि अपना प्रभाव दिखाता है, उस टिश्यू को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टिश्यू। और इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरा मैकेनिज्म है, इस पूरे क्रम को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझा कि इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन को कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं, और वो किस तरह से इंडक्शन के प्रोसेस से एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है और उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, जिनमें एक सेल्स का जो ग्रुप होता है वो दूसरे सेल्स के ग्रुप को इंड्यूस करके दूसरा स्ट्रक्चर बनने के लिए उसको प्रेरित करता है। ओके, थैंक्स क्लास।